आपके ओपीडी में एक फीमेल पेशेंट आती है अराउंड 35 इयर्स ओल्ड और वो ये कहती है कि 2 से 3 महीने से उसका जो वज़न है वो लगातार घट रहा है। उसका खाना पीना नॉर्मल है, उसे भूख भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके बावजूद उसका वज़न जो है वो कम हो रहा है। उसे पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, मतलब उसके दिल की जो धड़कन है वो उसे बहुत तेज महसूस हो रही है। इसके अलावा उसे बहुत गर्मी होती है, उसे बहुत पसीना आता है और आजकल वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और उसे बहुत अच्छे से नींद भी नहीं आती है। और ये पेशेंट जब आप अपने ओपीडी में देखते हैं तो इस प्रकार से उसका चेहरा रहता है, एकदम ऐसी बड़ी बड़ी उसकी आंखें रहती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो प्रेजेंटेशन है वो है एक क्लिनिकल कंडीशन का जिसका नाम है ग्रेव्स डिसीज़। और ये जो ग्रेव्स डिसीज़ है एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉज है जो हम आज हमारे वीडियो में देखने वाले हैं उसका, और वो है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो समझने वाले हैं, इसके कॉजेस क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है और इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है या फॉर दैट मैटर कोई भी जो थायराइड डिसऑर्डर है वो अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और वो है HPT एक्सिस। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? HPT एक्सिस मतलब होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये एक हार्मोन का एक्सिस है। ये अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इसके सबसे ऊपर रहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में रहता है और ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं TRH। TRH का फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो आगे जाके जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहती है उसे स्टिमुलेट करता है और फिर वो जो पिट्यूटरी है वो दूसरा हार्मोन रिलीज करती है जो है TSH। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जो TSH है ये अल्टीमेटली थायराइड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड से फिर 2 हार्मोन निकलते हैं T4 और T3। इसमें का जो T4 है ये इम्पोर्टेंट हार्मोन है क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो ज़्यादातर T4 सीक्रेट करती है और फिर पेरीफेरी में ये जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता है और जो भी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्शंस है या जो ये हार्मोन के जो एक्शंस है वो अल्टीमेटली ये T3 जो है वो कैरी आउट करता है। अब ये जो एक्सिस है इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब भी ये T4 T3 ये जो थायराइड हार्मोन्स है इनकी लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं कि ये जो TRH है और TSH है इन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं, या इसके उल्टा अगर T3 T4 अगर बॉडी में कम हो गए तो इनका जो इनहिबिशन है वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली TRH और TSH ज़्यादा सीक्रेट होते हैं और अल्टीमेटली T3 और T4 की लेवल बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब ये जो HPT एक्सिस है यह हम जब अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद ही हमें कोई भी थायराइड डिसऑर्डर अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस की डेफिनेशन क्या होती है और थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं। तो दोस्तों अब थायरोटॉक्सिकोसिस की डेफिनेशन क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस की डेफिनेशन ऐसी है कि इट इज़ ए कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस थायराइड हार्मोन इन द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द कॉज। कोई भी कारण से अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन की लेवल अगर बढ़ गई तो उसे हम नाम दे देते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। इसका दूसरा नाम है हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स है ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। इसलिए जब भी थायराइड हार्मोन अगर हमारे बॉडी में बढ़ गए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसलिए इसे हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस इज अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट।
अब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है, इसमें आगे क्या कहते हैं कि इट कैन बी कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, या कोई अदर कंडीशंस जैसे थायरॉयडाइटिस या एक्टोपिक थायराइड, इनसे भी थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। मतलब इससे हमें क्या क्लियर होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अलग है। तो इसमें अलग क्या है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कंडीशन वेयर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेस थायराइड हार्मोन। जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाना चालू करेगी तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। इसे दूसरा नाम हाइपर फंक्शनिंग थायराइड भी है। अब दोस्तों ये जो एक्सिस है, इससे हम अभी ये जो दो टर्म्स है वो क्लियर कर लेते हैं। तो थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है कि T4 T3, अब कोई भी कारण से अगर T4 T3 बढ़ गया तो ये हो गया थायरोटॉक्सिकोसिस। अब ये जो T4 T3 है ये सिर्फ थायराइड ये जो ग्लैंड है उसमें से आएगा, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट को थायराइड के सप्लीमेंट्स चालू है, हाइपोथायराइड पेशेंट है, वो थायराइड के सप्लीमेंट ले रहा है, उसने अगर ज़्यादा थायराइड ले लिया, वो जो ड्रग्स है वो ज़्यादा ले लिए, तो T4 T3 उसके बॉडी में बढ़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा, लेकिन वो हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है। या कभी कभी कुछ ऐसे कैंसर के कंडीशंस रहते हैं जहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। अब ये जो थायराइड हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड तो रिलीज नहीं कर रही है, लेकिन बाहर से आ रहा है और ये T4 T3 को बढ़ा रहा है। तो ये फिर से हो गया थायरोटॉक्सिकोसिस, लेकिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड से ही थायराइड हार्मोन आते हैं, लेकिन वो कौन से हार्मोन है? वो स्टोर्ड हार्मोन है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें अगर थायरोडाइटिस हो गया, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये स्टोर्ड हार्मोन रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि थायराइड इज नॉट हाइपर फंक्शनिंग। जो थायराइड है वो ज़्यादा काम नहीं कर रही है, ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन उसकी जो स्टोर्ड हार्मोन है वही रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी T4 T3 बढ़ेगा। तो ये हो गया थायरोडाइटिस। तो ये भी थायरोटॉक्सिकोसिस में आता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं आता है। तो आई होप कि ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है और थायरोटॉक्सिकोसिस है इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। अब ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसके फिर से दो टाइप्स रहते हैं। पहला जो है वो है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जैसे कि ये नाम ही बता रहा है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है कि थायराइड जो ग्लैंड है वो ज़्यादा काम कर रही है। अब जब पैथोलॉजी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है, थायराइड ग्लैंड में ही अगर खोट है, तो ये हो गया प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन थायराइड ग्लैंड में कोई खोट नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर इन थायराइड ग्लैंड, लेकिन वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एखादा बच्चा जो है वो लड़ाई करता है और फिर दूसरे बच्चे के जो पेरेंट्स है वो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा। अब अगर वो बच्चा खुद बदमाश है और उसने वो बच्चे को मारा, मतलब उसमें ही प्रॉब्लम है, तो ये हो गया प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरा बच्चा उसे बोलता है कि जा रहे वो लड़के को मार, तो क्या है उसने उसको स्टिमुलेट किया है, मारा तो वही बच्चे ने है लेकिन दूसरे बच्चे ने उसे स्टिमुलेट किया है, तो ये हो गया सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये हम हमारा जो एक्सिस है उसमें से समझते हैं। जब थायराइड ग्लैंड खुद से अगर T4 T3 बढ़ा रही है तो ये हो गया प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन अगर ये पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम है और वो TSH ज़्यादा सीक्रेट कर रही है और थायराइड को स्टिमुलेट कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोस्तों इस प्रकार थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ये कंसेप्ट हमने अच्छे से देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसके कॉजेस क्या क्या रहते हैं। अब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म इसका कॉज है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म इसका कॉज है, और जो अदर कॉजेस है हाइपरथायरॉयडिज्म के सिवाय वो फिर ये लिस्ट में आते हैं। अब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसमें का मेन और मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है ग्रेव्स डिसीज। अब ये जो ग्रेव्स डिसीज है वो डिटेल में हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए। फिर दूसरा इसका जो कॉज है वो है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर।
हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे ऐसे नोड्यूल्स तैयार हो जाते हैं जो थायराइड हार्मोन बनाते हैं। फिर तीसरा जो है वो है सॉलिटरी टॉक्सिक एडिनोमा। अब बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स के अपोजिट में अगर एक सिंगल नोड्यूल है और वो अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बढ़ा रहा है तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। फिर उसके बाद आता है आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोस्तों जो नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है, मतलब अब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल है और हमने अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन कोई कारण से खा लिया तो क्या होगा कि आयोडीन का जो अपटेक है वो थायराइड में फिजियोलॉजिकली कम हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिज्म है उसे कहते हैं वुल्फ चायकॉफ इफेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या है, अगर थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर थायराइड वैसे ही थोड़ी सी अगर हाइपर फंक्शनिंग है और उसमें हमने कोई कारण से अगर ज़्यादा आयोडीन ले लिया तो क्या होता है, फिर वो जो थायराइड है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जाती है। अब ये जो इफेक्ट है इसे कहते हैं जॉर्ड बेसडॉव फेनोमेनन। अब मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि इस पे कभी कभी एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो खासकर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए मैंने ये उनको बताया है। अब ये जो आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म है वो कौन से कारण से हो सकता है। कुछ ड्रग्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल अमियोडैरोन। अमियोडैरोन ये एक एंटी अरिथमिक ड्रग है, इसके कारण ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, जो भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया जाता है उसमें भी आयोडीन रहता है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। ये कोई कारण से हमने अगर एक्सेस आयोडीन अगर खा लिया तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो ये हो गया प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आते हैं हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि थायराइड खुद प्रॉब्लम नहीं है तो उसे स्टिमुलेट किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें अगर कोई ट्यूमर है जो ज़्यादा टीएसएच सिक्रेट कर रहा है तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। फिर जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी में जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो HCG ये जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये जो हार्मोन है ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है। उसी प्रकार प्रेगनेंसी में कुछ मैलिग्नेंसीज हो सकती है, कोरियोकार्सिनोमा या हाइडेटिफॉर्म मोल, इसमें भी ज़्यादा HCG सीक्रेट होता है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। फिर ये तो कॉजेस हो गए हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जो थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। फिर दूसरे कॉजेस क्या है, उसमें का इम्पोर्टेंट जो है वो है थायरोडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है, एक्यूट हो गया, सब एक्यूट हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड हो गया और पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के जो बाद होता है वो। इसके अलावा एक्टोपिक थायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड के अलावा बॉडी में कुछ अलग जगह पे थायराइड टिश्यू है और वो थायराइड हार्मोन तैयार कर रही है, जैसे स्ट्रोमा ओवरी। ये एक ओवरी की मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें वहाँ पे थायराइड टिश्यू जमा हो जाती है और वो ये हार्मोन सीक्रेट करती है। फिर मेटास्टैटिक फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ये जो है ये थायराइड ग्लैंड का एक कैंसर है और खासकर इसका जब मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये बॉडी के कोई दूसरे ऑर्गन में जाके फैल जाता है तो वहाँ से फिर वो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है और थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया, अगर कोई कारण से हमने थायराइड हार्मोन ही ज़्यादा पेशेंट ने ले लिया, जैसे पेशेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोथायराइड है और उसे थायराइड के सप्लीमेंट्स चालू है और कोई कारण से वो अगर ज़्यादा हो गए तो पेशेंट थायरोटॉक्सिकोसिस में जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म में कन्फ्यूजन होता है। तो ये क्लियर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के भी कॉजेस पूछ सकते हैं। तो सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म पूछा तो ये लिखने का, ये नहीं लिखने का, लेकिन अगर कॉजेस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस पूछा तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए कॉजेस। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ और वो है क्लिनिकल फीचर्स। अब हाइपरथायरॉयडिज्म या बोलो थायरोटॉक्सिकोसिस, उसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो मेनली दो चीज़ों के कारण होती है। तो वो क्या है, एक तो ये पेशेंट्स में
एक तो ये पेशेंट में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। अब इसमें जो है सिंपैथेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा उनकी लेवल नहीं बढ़ती है, लेकिन जो उसके रिसेप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम्स है उसमें अलग अलग सिम्टम्स और साइंस हमें मिल सकती है। तो वो क्या है वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम हम देखेंगे वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें पेशेंट क्या सिम्टम्स बताएगा? पाल्पिटेशन, उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। फिर डिस्निया, मतलब सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। हम पेशेंट में साइंस क्या हमको मिलेगी? टेकिकार्डिया, हार्ट रेट उसका बहुत बढ़ा हुआ होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर उसका हमने ईसीजी निकाला तो ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ये बहुत कॉमनली ऐसे पेशेंट्स में दिखता है। फिर कार्डियक फेलियर भी रह सकता है। और वाइड पल्स प्रेशर, मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका डिफरेंस बढ़ जाता है। जनरली जब ये डिफरेंस 60 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे वाइड पल्स प्रेशर कहते हैं। तो ये हो गया सीवीएस में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें पेशेंट क्या रहेगा कि रेस्टलेस रहेगा, बहुत बेचैन रहेगा, इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे बोलेगा कि मुझे ऐसे मेरे हाथ थरथरा रहे हैं, ट्रेमर्स। फिर इंसोम्निया, नींद भी उसे अच्छी से नहीं आती है। तो ये कंप्लेंट्स आते हैं अगर हमने ये सिस्टम देखा तो। इसके साइंस क्या रहेंगे? ट्रेमर्स, अब ये जो ट्रेमर्स है हम पेशेंट में एलिसिट भी कर सकते हैं। फिर प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, हमारे हाथ और पैर के जो ऊपर के मसल्स है, मतलब हाथ के यहाँ के मसल्स और पैर के नी जॉइंट के ऊपर के मसल्स, उनका वीकनेस होता है। और थायरोटॉक्सिक मायोपैथी होती है, मतलब जो अलग अलग मसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, इसमें क्या होता है? पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और हाइपर डिफिकेशन और संडास भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशंस भी लग जाते हैं। हम उसका अगर पेट ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसके बॉवेल साउंड्स जो है वो बहुत एग्जैगरेटेड हमको मिलते हैं। ये जो पेशेंट्स है इनमें पर्निशियस एनीमिया भी मिलता है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और खासकर ये ग्रेव्स डिसीज़ के साथ दिखता है, क्योंकि ग्रेव्स डिसीज़ भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन ही रहती है। फिर आइज़ में क्या रहता है? आइज़ की जो साइंस है वो थायरोटॉक्सिकोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर ग्रेव्स डिसीज़ में। तो यहाँ पे पेशेंट हमें क्या कंप्लेंट करता है कि उसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, बाहर आती है, उसकी जो आईलिड्स है वो बराबर क्लोज नहीं होती है, इसलिए उसकी जो आईज़ है वो हमेशा ड्राई रहती है, इसलिए उसे हमेशा लगता है कि मेरे आँख में कुछ तो है। इसे कहते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन। फिर उसे डिप्लोपिया होता है, चीज़ें दो दो दिखनी शुरू हो जाती है और उसकी जो विजन है वो भी उसे कम होना शुरू हो जाती है। फिर हमें साइंस क्या मिलेगा कि स्टेयर मिलेगा। ऐसा लगेगा कि पेशेंट हमें कंटिन्यूस ऐसा देख रहा है। पहले हमने जो फोटो देखा था पेशेंट का उसमें कि उसका स्टेयर लुक था। फिर लीड लैग रहता है, उसे हमने बोला कि आपको ऐसा नीचे अगर देखना है तो आईबॉल तो मूव होगा, लेकिन उसके साथ जो ऊपर की आईलिड है वो उसके साथ मूव नहीं होगी, उसे फॉलो नहीं करेगी। तो ये हो गया लीड लैग। प्रोप्टोसिस, ऐसा लगेगा कि आंखें बाहर आ गई है। फिर लैगोप्थेल्मोस, जब पेशेंट सोता है तो वो पूरे अच्छे से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। और फिर एक्सपोजर कीरेटाइटिस, आंखें पूरी अच्छे से बंद नहीं होती है, इसलिए फिर जो कॉर्निया है उसमें अल्सर होकर कीरेटाइटिस हो सकता है। फिर आगे हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या है, जो लेडीज़ पेशेंट है, खासकर ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ये लेडीज़ में ही दिखता है, तो उनमें जो मेंसेस है वो उसकी साइकिल्स इर्रेगुलर हो जाती है और लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब कुछ सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाती है। जो मेल पेशेंट्स है उनमें हमें गायनेकोमेस्टिया दिखता है, मतलब जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो मेल्स में बढ़ने लगते हैं। तो ये हो गए कुछ अलग अलग सिस्टम में थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या क्या सिम्टम्स और साइंस मिलती है। फिर आगे जो है वो है स्किन। स्किन में क्या होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मतलब जो स्किन है वो ऐसे डार्क कलर की हो जाती है। प्रूराइटस, मतलब खुजली भी आती है। प्लाक लाइक इंडुरेटेड स्किन लीजन्स, मतलब जो स्किन है वो थिक हो जाती है और ख़ासकर जो हमारा जो पैर है, मतलब जो टिबिया का रीजन है उसकी जो शिन रहती है सामने का जो पार्ट, वहाँ पे जो स्किन है वो थिक हो जाती है।
साइंस में क्या, अगर हम उसे हाथ लगाएंगे पेशेंट को तो उसे स्किन हमें वार्म लगेगी। अभी ये क्या है, हाइपर थायराइड स्टेट है, मतलब जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, तो इसके कारण गर्मी शरीर में बढ़ जाती है और उसका शरीर जो है हमें वार्म लगता है, मॉइस्ट स्किन लगती है। हमेशा पेशेंट को पसीना रहता है, इसलिए स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है। ऑनिकोलाइसिस, उसके जो नाखून है वो ऐसे वीक हो जाते हैं और निकलने लगते हैं। पाल्मर एरिदेमा, मतलब ये जो पाम है ये पूरा ऐसा लाल लाल दिखता है। फिर थायराइड डर्मोपैथी, मतलब वही जो टिबिया के सामने का जो स्किन का पार्ट है वो थिक हो जाता है। और फिर कभी कभी इसमें विटिलिगो, मतलब जो सफ़ेद दाग जो रहते हैं, जो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, वो भी हमें इसमें दिख सकती है। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या दिखता है, बहुत पैरों में या खासकर बोन्स में उसे दर्द होता है और कभी कभी फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। और साइंस में क्या दिखेगा, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, ये सारे हमें एक्सरे हम करेंगे तो ये हम पेशेंट में देख सकते हैं। फिर पेशेंट को गले में स्वेलिंग आई है, पेशेंट हमेशा कभी कभी ये कंप्लेंट लेके भी हमारे पास आ सकता है कि मुझे यहाँ पे सूजन आई है, और अगर हम उसे अच्छे से देखेंगे तो हमें उसे गॉइटर मिलेगा या ब्रूई मिलेगी। मतलब हमने स्टेथोस्कोप अगर वो थायराइड स्वेलिंग पे रखा तो वहाँ पे एक टिपिकल ब्रूई का साउंड आता है। फिर जनरल का क्या सिम्टम्स रहेंगे, वेट लॉस रहेगा, उसका ज़्यादा भूख बढ़ गई है तो भी उसका वजन कम हुआ हमें मिलेगा, और हीट इंटॉलरेंस, मतलब गर्मी उसे सहन नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार अलग अलग सिस्टम्स में हमें सिम्टम्स और साइन मिलती है। तो दोस्तों अब ये जो सिम्टम्स और साइन है वो अगर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखे, मतलब मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन, तो ये ट्रेंड हमें दिखता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहता है, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, ये जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। और मोस्ट कॉमन साइंस क्या रहती है, टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इस प्रकार ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है इसमें हमें अलग अलग सिम्टम्स और साइंस मिलती है। तो दोस्तों अब हमने थायरोटॉक्सिकोसिस के कॉजेज देख लिए, उसके सिम्टम्स और साइंस भी देख लिए, लेकिन अब ये जो पेशेंट है उसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं या इसका हम अप्रोच कैसे करते हैं। अब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसके बहुत सारे कॉजेस है, तो ऐसा पेशेंट हमारे पास आया थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स लेके, तो एग्जैक्ट कौन से कारण से उसे थायरोटॉक्सिस हुआ है ये हम कैसे जान सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर जो HPT एक्सिस है वो अगर हमने हमारे दिमाग के सामने लाई तो क्या है, उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH सिक्रीट करती है, फिर वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट होता है और वहाँ से जो हार्मोन निकलता है मेनली वो रहता है T4, और ये जो T4 है उसका निगेटिव फीडबैक इफेक्ट रहता है TSH पे। तो ये जो डिसीज़ है थायरोटॉक्सिकोसिस, इसका जब हम डायग्नोसिस के तरफ जाते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हम पेशेंट में करते हैं। तो वो क्या है, पहला जो है वो है TSH हार्मोन, और दूसरा जो है वो है फ्री T4। अब दोस्तों ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये ग्लोब्यूलिन, ये जो प्रोटीन है उसे बाउंड रहते हैं, लेकिन वो जो बाउंड थायराइड है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए जो फ्री T4 या T3 है वो हम इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम ब्लड में TSH की लेवल देखते हैं और फ्री T4 की लेवल देखते हैं। फिर इसमें से 4 कंडीशंस आ सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि TSH जो है वो कम है और T4 जो है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने जो HPT एक्सिस देखा था उसमें क्या है कि T4 अगर बढ़ गया तो TSH कम हो जाएगा, और T4 अगर बढ़ गया मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ गए तो क्या डायग्नोसिस होगा, उसका डायग्नोसिस होगा थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये अगर फाइंडिंग हमें पेशेंट में मिली, क्या TSH कम और T4 ज़्यादा, तो उसको हम लेबल कर सकते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। फिर दूसरा क्या कंडीशन है, TSH कम लेकिन T4 नॉर्मल।
T4 नॉर्मल है लेकिन TSH कम है, लेकिन TSH अगर कम है तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। और हम हमारे पास जो पेशेंट है वो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम साइंस भी लेके आ रहा है। तो क्या है, फिर एक दूसरा हार्मोन रहता है T3। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट में फ्री T3। अब ये फ्री T3 क्या होगा, एक तो बड़ा रहेगा या एक तो ये नॉर्मल रहेगा। अगर फ्री T3 अगर बड़ा है तो उसे कहते हैं T3 टॉक्सिकोसिस। मतलब ये थायरोटॉक्सिकोसिस ही है, लेकिन मेन जो है उसका कारण जो है वो T3 हार्मोन के कारण हो रहा है। और अगर T3 भी नॉर्मल है तो इसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये हो गया सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। और ऐसा अगर पेशेंट आया तो फिर हमें उसे फॉलो अप करना है, उसे 6 से 12 वीक्स, 6 से 12 हफ्ते के बाद हमें उसे बुलाना है और उसे फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है और आगे फिर ऐसा ही उसे हमें अप्रोच करना है। तो ये हो गई 2 कंडीशन। फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, TSH जो है वो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है और T4 जो है वो भी बढ़ा हुआ है। तो ये जो है ये क्लासिकल फाइंडिंग है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म का। यहाँ पे T4 बढ़ा हुआ है मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस आ गया, लेकिन TSH जो है वो कम नहीं हुआ है, वो एक तो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, मतलब पिट्यूटरी से वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हो गया फिर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। और चौथी कंडीशन क्या है, TSH नॉर्मल, T4 भी नॉर्मल। तो ये क्या है, ये यूथायरॉइड है, ये पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं है। तो इस प्रकार TSH और फ्री T4 इससे हम ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसका अप्रोच, मतलब इसमें से हम सिर्फ हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस का डायग्नोसिस हो गया है। तो एक बार ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ये हमारा डायग्नोसिस होने के बाद फिर आगे उसका अप्रोच कैसा रहता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है उसका आगे अप्रोच कैसे करते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, अब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसमें जो T3 टॉक्सिकोसिस है वो भी आप जोड़ लीजिए। तो अभी थायरोटॉक्सिकोसिस का डायग्नोसिस हमारा हो गया। फिर उसके आगे की जो स्टेप्स है उसमें हमें ये देखना है कि पेशेंट में ग्रेव्स डिसीज जो है उसके फीचर्स है कि नहीं है, क्या उसमें ग्रेव्स डिसीज के फीचर्स है। अभी ये क्यों देखना है, तो आप ये चार्ट देखिए। तो ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है उसके जो कॉजेस है उसमें 76% जो पेशेंट के जो मतलब जो 76% जो पेशेंट है वो ग्रेव्स डिसीज के रहते हैं, मतलब मैक्सिमम जो पेशेंट है वो ग्रेव्स डिसीज के रहते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीनोडुलर गॉइटर और उसके बाद आता है टॉक्सिक सॉलिटरी एडिनोमा। मतलब ये तीनों मिला के कितना हो गया 95%। और 95% जो पेशेंट्स है वो सब इसमें ही आ जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या है, ग्रेव्स डिसीज। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि पेशेंट में ग्रेव्स डिसीज के फीचर है कि नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा, आइदर ग्रेव्स डिसीज के फीचर्स है पेशेंट में या ग्रेव्स डिसीज के फीचर्स नहीं है। अगर ग्रेव्स डिसीज के फीचर है तो सीधा हमारा डायग्नोसिस ग्रेव्स डिसीज हो गया। अगर ग्रेव्स डिसीज के फीचर नहीं है तो फिर बाकी के जो दूसरे कॉजेस है जैसे मल्टी नोडुलर गॉइटर और टॉक्सिक एडिनोमा, अब ये है कि नहीं है हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट की जाती है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं और फिर उसकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये कितना लिया जाता है वो देखते हैं। ये एक पार्ट हो गया और बाद में उसका फिर स्कैन करते हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जब हम स्कैन करते हैं
तो इस प्रकार का स्कैन हमें नज़र आ सकता है। तो जो यहाँ पे ग्रेव्स डिसीज़ में इस प्रकार का दिखेगा, पूरा ब्लैक सब आयोडीन, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन भरा हुआ है। लेकिन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर में गॉइटर में क्या है कि ऐसे बहुत सारे नोड्यूल्स दिखेंगे, और जो टॉक्सिक एडिनोमा है उसमें एक सिंगल नोड्यूल हमें दिखेगा। तो इस प्रकार ये जो स्कैन है इससे हम ये डायग्नोसिस करते हैं। तो ये अगर हमारा इसका आंसर है यस, तो हमारा इसमें से हमारा एक डायग्नोसिस हो गया, मल्टीनोडुलर गॉइटर या फिर टॉक्सिक एडिनोमा। लेकिन इसका आंसर है अगर नो, तो फिर क्या है, ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की जो अपटेक टेस्ट मैंने आपको बताई थी, उसमें हमें ये देखना है कि उसका जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो अपटेक है, नॉर्मली ये जो अपटेक है आई थिंक अराउंड रहता है 10 to 30%। तो इससे अगर ये अपटेक कम है, मतलब क्या देखना है हमें, लो अपटेक, लो अपटेक है क्या। अब अगर इसका आंसर यस है, मतलब अपटेक जो है वो लो है, तो अब इसमें बहुत सारे कॉजेस बैठ जाते हैं, जैसे थायरोइडाइटिस। अब थायरोइडाइटिस में क्या है कि जो पेशेंट का जो थायराइड है वो उसका फंक्शनिंग नॉर्मल है, उसका जो स्टोर्ड हार्मोन है वो निकल रहा है, मतलब अपटेक कम रहेगा, थायरोइडाइटिस। फिर दूसरा है एक्टोपिक थायराइड, मतलब बाहर से कहीं से थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड में क्यों अपटेक बढ़ेगा, तो एक्टोपिक थायराइड। फिर तीसरा क्या कारण है, जैसे थायराइड हार्मोन एक्सेस, एक्सेस इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन, आपने बाहर से ही थायराइड ज़्यादा ले लिया तो इसका थायराइड ग्लैंड से कोई संबंध है नहीं। फिर आता है दूसरा एक्सेस आयोडीन, अगर आयोडीन एक्सेस के कारण अगर थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है तो उसमें भी ये जो अपटेक है वो कम हो जाता है। लेकिन ये जो अपटेक है वो लो नहीं है, वो नॉर्मल है। तो फिर इसमें क्या कंडीशन रहती है इसका, जेस्टेशनल हाइपरथायराइडिज्म, या कोई भी ऐसा हाइपरथायराइडिज्म जिसमें बाहर से जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो अपटेक है ये नॉर्मल रह सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है इसका अप्रोच कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हमने थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में डिटेल में जानकारी ली है। इसमें हमने सबसे पहले HPT एक्सिस देखा, फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, ये हमने अच्छे से समझ लिए। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस के हमने कॉजेज़ देख लिए, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, और आखिरी में उसका अप्रोच कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर ये जो टॉपिक है इसके बारे में अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स इसके चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मिले तो मैं ज़रूर इसके बारे में PDF नोट बनाऊंगा और इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।